अलल एलान दावे कर रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, पिस्तौल लहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे या हिंदुओं को तरगीब दे रहे हैं। ये चीज़ें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है इन हालात को रोकने तक के। जैसे तौक़ीर रज़ा साहब ने कॉल दी थी, प्रोग्राम हुआ ना, कोई लाकानूनी बात नहीं हुई इसमें, बिल्कुल कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, क्योंकि एक लीडरशिप थी जिसने कॉल दिया। लीडरशिप सामने थी, जमात इस्लामी, जमात उलमा, जमात अहले हदीस और फिर बरेलवियों का एक तबका है। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये वक्त इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि अलग अलग फ़ैसले करने के बजाय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएँ। सब तंजीमें बैठकर एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम तय करें। एक कॉमन, ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, वो इस देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे जंगल राज कायम हो जाएगा? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के मामलात पे मुस्लिम तंजीमें शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी मनसूबा बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें। एक मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से महापंचायत का सिलसिला शुरू हो गया है। मानेसर में एक बड़ी महापंचायत हुई है जिसमें कहा गया है कि अब मुसलमानों से लड़ना है, काटने मारने की बातें की गई। यहाँ तक कि हिंदुओं को ये तक बताया गया कि अब गाड़ियाँ और सोना खरीदना छोड़ दो, अब लोहा इकट्ठा करो, हथियार इकट्ठे करो, तलवारें इकट्ठी करो, क्योंकि आपको इन मुसलमानों से लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात कर लें उदयपुर की घटना की, तो कोई एक मुसलमान मुझे आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसने उदयपुर की घटना को सही ठहराया हो और उन दोनों लड़कों का समर्थन किया हो या हिमायत की हो। अभी तक हर किसी ने उनकी मुखालिफत की है और उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की बात की है। मैंने मेवात की स्टोरी आपको दिखाई थी, मैंने खुद जाकर वहाँ लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है, मुसलमानों का, कि उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर कासिम रसूल इलियास मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और उसी के साथ वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कासिम साहब, सवाल मेरा सीधा यही है आपसे, उदयपुर की जो घटना हुई है उसको किसी मुसलमान ने सही नहीं ठहराया, लेकिन अब जो महापंचायतें हो रही हैं उनको कोई गलत ठहराने को तैयार नहीं है। नहीं, असल में देखिए, ये जो दोहरा मेयार है ना, यही हमारे मुल्क का असल मसला है। होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने, देखिए उदयपुर में जिसने जो कुछ किया, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन तमाम ही मुस्लिम तंजीमों ने उसकी मुखालिफत की और उसे सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। जबकि ये बात भी सामने आ गई है कि उदयपुर का एक नौजवान जो था वो बीजेपी के साथ वाबस्ता था। कतई नज़र से कि उसकी क्या पोजीशन थी, इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े थे। हाँ, ये तो वाज़ेह तौर पे आ गया ना, तमाम फोटोग्राफ्स भी आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले धर्म संसद हुई, उसमें जेनोसाइड की बातें कही गई, मुस्लिम ख़वातीन की रेप के अल्लाह दावे किए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, ये ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की और पुलिस की है कि जो लोग इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोग CAA NRC में सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आज जेलों में बंद है, 2-2 साल उससे ज़्यादा हो गए हैं। और अगर कोई बात ज़रा सी कोई आदमी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है तो उसके घर को आप डिमोलिश कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की अलल एलान दावे कर रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, पिस्तौल लहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे या हिंदुओं को तरगीब दे रहे हैं, ये चीज़ें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे तो वो इस देश का नुकसान करेंगे। क्या हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है कि लोग बंदूकें सरेआम लहरा रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं? एक विशेष समुदाय, अब तो कह देना चाहिए कि मुसलमानों का नाम लेकर कहा जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाओ, ये जिहादी हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये हुकूमत इस पूरे मामले पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। दो बातों में से एक बात हो सकती है, या तो ये वो अंधे बहरे हो गए हैं, या ये कि उन्होंने इन लोगों को जानबूझकर मौका फराहम किया है कि वो इस तरह की बातें कहें, इस तरह की चीज़ें कहें, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, यतीन नरसिंह गिरफ़्तार हुए, उन लोगों को भी फ़ौरन बेल मिल गई, वो बाहर आ गए। तो ये जो दोहरा मेयार है ये इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, ये इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि ये सिलसिला मुसलमानों तक नहीं रुकेगा। फिर अगर आपने अलल एलान लोगों को हथियार
लहराने की, रखने की इजाज़त दे दी, तलवारें जिस तरह बड़े पैमाने पर बिक रही हैं, इसकी इजाज़त दे दी, तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ ये अदावतें जो है ना, पर्सनल अदावतें भी सामने आ जाएंगी, तंजीमी और यानी सियासी अदावतें भी सामने आएंगी, सबके ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें होंगी। इसलिए कि जब आप एक जगह कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर पूरे मुल्क में अनारकी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। मैं गिरफ्तारियों पर बात करना चाहता हूँ आपसे थोड़ी सी, क्योंकि आपके बेटे हैं उमर खालिद, वो अभी तक जेल के अंदर हैं। कोई ना कोई एक मामला बढ़ा दिया जाता है, कभी ना कभी ये कह दिया जाता है कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बात आगे बढ़ाई जा रही है। अब बात कर ली जाए मोहम्मद ज़ुबैर की, मोहम्मद ज़ुबैर भी जेल के अंदर हैं, कोई ना कोई और मामला उनके ऊपर भी लगा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अब ईडी मामले को देखेगी, तो ये लंबा चलने वाला है अब। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी को देखा जाए तो नुपुर शर्मा अभी तक आज़ाद हैं। जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग बातें कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। नरसिंहानंद की बात आपने की, वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। तो ये गिरफ्तारियां आखिर किस बेस पर हो रही हैं, और जेल में बंद जो रखा जा रहा है वो किस बेस पर रखा जा रहा है? नहीं, कोई बेस नहीं है। देखिए, असल में जो लोग जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है उन पर आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दीजिए। उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगे हैं, 28 धाराएँ लगी हैं जी। सवाल ये पैदा होता है कि उन्हीं धाराओं में सिवाय UAPA के एक और केस था 101 FIR, उसमें बेल मिल गई, बहुत ही इमीडिएट बेल मिल गई, लेकिन इसमें बेल नहीं मिल रही। और जिस तरह लिंगरॉन हो रहा है, मतलब कि 8 महीने तक बेल पर लोअर कोर्ट पे सिर्फ बहस होती रही, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता स्टैंड है क्लियर कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। कहते हैं कि बेल तो मिलनी ही चाहिए, जेल एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आज उल्टा हो गया। जेल यानी ये हो रहा है कि बेल इज़ एक्सेप्शन, जेल इज़ ए रूल वाली बात हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दोहरे पैमाने हैं ये दुनिया देख रही है। आपके पास दलील चाहे कुछ भी हो, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है? जिस बुनियाद पर आपने मोहम्मद ज़ुबैर को अदालत में लिया है वो वो बेबुनियाद बात है। एक आदमी फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है कि भाई चीज़ें आ रही हैं वेबसाइट आपके मेल पर, इंटरनेट पर, तो वो कितनी सही सदाकत है उसको चेक करके पेश करता है। तो जाहिर बात है कि उन लोगों की पोल खुल जाती है। तो इस बुनियाद पर, इसके अलावा कोई उनका कसूर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब लोग महसूस कर रहे हैं। ख़ुद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बहुत सीवियरली कंडेम किया इस मसले को। तो और हमारे मुल्क के बाहर जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इदारे हैं दुनिया में, वो सब ये बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यानी फ्रॉडलेंट डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के अंदर जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यहाँ पे बेबुनियाद तरीके से लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है। तो मैं ये साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, वो इस देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे जंगल राज कायम हो जाएगा? क्या यहाँ पे अनारकी पैदा हो जाएगी? क्या यहाँ पर जो है वो ऑटोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी? अगर ऐसा है तो ये किसी एक समुदाय का नुकसान नहीं होगा, पूरे देश का नुकसान। आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि मुस्लिम तंजीमें जितनी भी हैं, शुरू में कदम उठाए गए, आगे बढ़ा गया और बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जिस तरह के हालात अभी हैं उसमें कहाँ है मुस्लिम तंजीमें? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नुपुर शर्मा का बयान हो, साफ साफ लफ्ज़ों में उन्होंने क्या क्या कहा है, वो एक तरह से माना जा रहा है कोर्ट भी उसको गलत साबित कर रहा है और टिप्पणी कर रहा है। तो मुस्लिम तंजीमें कहाँ हैं? आगे बढ़ेंगी? कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें? कुछ तो करना चाहिए ना। देखिए, मुस्लिम तंजीमें एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पे तो हमारे लोग बहुत काम करते हैं। फ़ौरन मीटिंग हो जाएगी, फ़ैसले हो जाएंगे, कुछ काम हो जाएगा, बयानात वो कर दिए जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म काम जो है ना, वो इस वक्त इस बात का मुतालबा कर रहा है कि आप कुछ इस पे गौर कीजिए कि ये जो हालात बन रहे हैं, इन हालात के तदारुक के लिए लंबे सतह पर क्या किया जा सकता है। मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क के लोग ही कमनल हो गए हैं, बिल्कुल पूरी हिंदू सोसाइटी कमलाइज हो गई है, नहीं, मगर अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है आज भी। लेकिन हमारी रीच आउट नहीं है, हम मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इंगेज नहीं कर रहे हैं लोगों को। चूँकि बुनियादी तौर पे मसला आपका है ना, तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के मामलात पे मुस्लिम तंजीमें शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी मनसूबा बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, बात यह है असल में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो दायरा कार महदूद होने की वजह से बहुत सारे मामलात में हाथ नहीं डालता, लेकिन
ये जो हमारे यहाँ की 3 बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, जमात इस्लामी, जमात उलमा, जमात अहले हदीस और फिर बरेलवियों का एक तबका है। बिल्कुल। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अलग, ये वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि अलग अलग फ़ैसले करने के बजाय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएँ। सब तंजीमें बैठकर एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम तय करें, एक कॉमन यानी स्ट्रेटजी बनाएं, एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, कामों को तकसीम कर लें, काम अलग अलग करें, लेकिन मुश्तरका तौर पे बैठकर किसी मंसूबे को उन्हें बनाना चाहिए। जैसे मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने एक प्रदर्शन किया था बरेली में, तो मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई। उनका ये कहना था कि आप सब लोग अगर एक साथ मिलकर इकट्ठे होंगे और एक प्रदर्शन एक साथ मिलकर करेंगे, या प्रदर्शन ना सही तो जो भी करेंगे एक साथ मिलकर करेंगे, तो सब पर FIR दर्ज होने में समय भी लगेगा और लंबी कोशिशें लगेंगी। लेकिन अगर कोई अलग अलग चलेगा, बात वही है जो आप कह रहे हैं, अगर अलग अलग चलेंगे तो तोड़ने में भी आसानी होगी, पकड़ने में भी आसानी होगी। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तौक़ीर रज़ा साहब जो बात कह रहे हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, वो बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम तंजीमों को, देखिए ये जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो मुज़ाहरे हुए, सहारनपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, और उसके अलावा जो है आपके मुरादाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, ये क्यों हुए? ये लोगों ने निकाल लिए, किसी ने कॉल नहीं दी थी। होता ये है कि जब तक कि जैसे तौक़ीर रज़ा साहब ने कॉल दी थी, प्रोग्राम हुआ ना, कोई लाकानूनी बात नहीं हुई इसमें, बिल्कुल कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, क्योंकि एक लीडरशिप थी जिसने कॉल दिया, लीडरशिप सामने थी। मेरा कहना यही है कि जब तक लीडरशिप कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी तो लोग अपने तौर पे, देखिए लोगों के अंदर गम गुस्सा है, नौजवान बहुत परेशान हैं, बहुत मुस्तरिब और बेचैन हैं, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो होना ये चाहिए कि हमारी लीडरशिप को आगे बढ़कर कुछ प्रोएक्टिव काम भी तय करने चाहिए। ये सही है कि वो प्रोएक्टिव कामों के ज़रिए से समाज में इंतशार नहीं पैदा हो, कम्युनलाइजेशन ना हो, तो उसकी ज़रूरत इस बात की है कि वो ऐसे तमाम इक़दामात जो है वो जॉइंटली किए जाएँ। लेकिन अब वक्त आ गया ना, आप मानते हैं कि प्रोएक्टिव काम करने का, लीडरशिप के आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया है, या अभी भी लीडरशिप को ये लगता है कि जब सही वक्त आएगा तब हम बोलेंगे? नहीं, और सब सही वक्त अब कब आएगा? देखिए बात यह है कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है इन हालात को रोकने में। ये साबित हो चुका है कि अदालतें जो है चीज़ों को लिंगर ऑन कर रही है, टाल रही है, बढ़ा रही है। ये साबित हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हुकूमत के ग्रिप में है। तो अब ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम तंजीमें, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में इंसाफ पसंद लोग, उनको साथ लेकर कुछ बुनियादी फ़ैसले करें, कुछ बुनियादी इक़दामात करें। देखिए मसला, मैं फिर अगेन ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो कम्युनल लोग हैं जो पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। अक्सरियत उन लोगों की है जो इन हालात से परेशान है, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने वाला सामने आना चाहिए, फ्रंट पर किसी को आना। हाँ, तो वो काम हम कौन आएंगे? नहीं, हमारी मुस्लिम तंजीमों, मुसलमान आएंगे, मुस्लिम तंजीमों को ही आना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मसला आपका है। अभी हम ये तवक्को रखें कि हिंदू सोसाइटी से या सिविल सोसाइटी से कुछ लोग बढ़ कर आगे आएंगे, मैं समझता हूँ कि शायद हमारे मुल्क की अखलाक़ी हालत तब ऐसी नहीं रही है कि कोई ज़रूरतमंद इक़दाम करने के लिए तैयार हो। एक और बात है, वो ये बात है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सतह तक जाती है इंसानों को तंग करने के लिए। किसी के ख़िलाफ़ ईडी हो जाएगी, किसी पर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, तो ऐसे मामलात में लोग इनफरादी तौर पे कोई काम करने से गुरेज करते हैं। तो होना ये चाहिए कि इनिशिएटिव आप लें तो बहुत सारे लोग आप साथ में आ जाएंगे। शुक्रिया कासिम साहब बात करने के लिए पूरे मुद्दे पर। तो पूरी तफसील से बातचीत हुई है। जुर्रत, हिम्मत और हौसले का सबूत तो मुसलमानों को और मुस्लिम तंजीमों को स्पेशली देना ही पड़ेगा, क्योंकि कासिम रसूल इलियास साहब का कहना है कि लड़ाई आपकी है, प्रताड़ित आप हैं, जुल्म आप पर हो रहा है, तो फ्रंट लाइन पर आकर लड़ना आपको ही होगा। सिविल सोसाइटी से बात तो करनी होगी, लेकिन वो आपके लिए फ्रंट पर आकर नहीं लड़ेंगे। पहला कदम मुसलमानों को ही बढ़ाना होगा। और अब मुस्लिम लीडरशिप को ये समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम उनको बनाकर और मुल्क को इस खतरे से बचाना होगा, क्योंकि सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है इन हालात में मुल्क को इस खतरे से बचाने की, जिस तरफ गृह युद्ध की तरफ मुल्क इस वक्त बढ़ता जा रहा है।